सितंबर महीने में हो सकता है निकाय चुनाव का ऐलान। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में तैयारियां भी हुई शुरू। वार्डों की नहीं बढ़ाई गई संख्या, ईवीएम से होगा मतदान। तरनाह नाले पर वैकल्पिक मार्ग बनाने की कोशिश नाकाम। भारी बारिश ने आधी अधूरी परियोजना पर भी फेरा पानी। नाले पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से बढ़ रही दिक्कतें। साबा में धरे गए 2 और नामी गिरामी पशु तस्कर। कश्मीर घाटी तक जुड़े दोनों मवेशी तस्करों के तार। पिछले 7 महीनों में 82 पशु तस्कर पहुंचे हवाला। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर में नगर निगमों के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव का ऐलान सितंबर में हो सकता है। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से सितंबर में ही चुनाव होने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच नगर निकायों में कोई वार्ड नहीं बढ़ाया गया है और मतदान भी ईवीएम के जरिए होगा। जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर विभिन्न जिलों में नगर परिषद व नगर पालिका के 970 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। जम्मू नगर निगम के 75 और श्रीनगर के 74 वार्डों के साथ पूरे प्रदेश में 1119 वार्डों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो आपको बता दें, एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर तेज हो चुकी हैं। हालांकि यहां पर जो अंदेशा था वो विधानसभा के चुनाव का था, लेकिन उससे पहले अब कहीं ना कहीं यहां पर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसका ऐलान सितंबर में हो सकता है। और इसी के संबंधित ये खबर जो है इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से सितंबर में ही चुनाव होने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और कहीं ना कहीं मुमकिन है कि सितंबर या सितंबर के आखिरी दिनों में ये चुनाव हो सकते हैं या अक्टूबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं। ये तय जो है सितंबर में ही हो जाएगा। लेकिन इस बीच नगर निकायों में कोई वार्ड जो है वो नहीं बढ़ाया गया है, ये एक बड़ी अपडेट है। और मतदान भी ईवीएम के जरिए होगा, यानी मशीन के जरिए होगा। और जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर अगर हम बाकी जिलों की बात करें, विभिन्न जिलों की बात करें, तो नगर परिषद और नगर पालिका के 970 वार्ड इसमें शामिल हैं जहां पर चुनाव होंगे। और जम्मू नगर निगम के 75 और श्रीनगर के 74 वार्ड जो हैं इसमें शामिल होंगे। फिलहाल हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त अनिल जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनिल, जो चुनावों की जो एक सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं। निकाय चुनाव हो सकता है सितंबर के महीने में इसका ऐलान हो जाए। किस तरह की तैयारियां अभी हो रही हैं? ठीक है शीतल, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो लगातार जो है प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और आपको बता दें कि अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं जहां पर अंतिम तिथि जो है वो 25 तारीख रखी गई है। अगर उससे ठीक पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में लगातार तमाम सियासी दल जो है वो अपने अपने स्तर पर, बूथ स्तर पर जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता को जाकर बीच में अवगत भी करवा रहे हैं। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वोटर प्रक्रिया भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और वोटर लिस्ट भी बन रही है और नए वोटर्स भी बन रहे हैं। तो उसी बीच इस तरह की प्रक्रिया सामने नजर आना और इस तरह की बात सामने नजर आना, और उस बीच जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी दल की अगर हम बात करते हैं तो उनकी सरगर्मियां जो है वो और भी जो है वो तेज हो चुकी है। अनिल, वार्ड कोई भी बढ़ाया नहीं गया है, वार्ड कोई भी बढ़ाया नहीं गया है। जितने वार्ड पहले थे उतनों पे ही अब जो है वोटिंग होने वाली है। तो अभी प्रतिनिधियों की बात करें या संभावित जो प्रतिनिधि होंगे, किस तरह की हलचल उनमें देखने को मिल रही है? देखिए शीतल, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हलचल जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। अब जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि तमाम जो पार्षद रहे हैं वो भी अपने बूथ स्तर पर जो है अलग अलग तरह के जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता को जाकर बीच में अवगत भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव की बात करते हैं या फिर पंच सरपंच के चुनावों की बात करते हैं तो जो प्रक्रिया है वो साफ दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाए जाए और ये प्रक्रिया जनता तक पहुंचाई जाए और जनता मत देकर जो है जिसको चुनना चाहती है उसी को चुनकर जो है उसी के जीत सेहरा पहनाकर जो है वो सामने लाए। अब ये देखना होगा कि कुछ काम जो है वो कुछ काम जो है वो बीते साल नहीं हो पाए, मगर अब जो है उन कामों को और भी गति लाया जाए और उनमें और भी तेजी लाया जाए। तो उसी को लेकर अब जो जनता का रुख रहता है कि एक नया चेहरा जो है वो सामने लाया जाए।
हालांकि अब ये देखना होगा कि चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो भाजपा है या फिर कांग्रेस है, अन्य सियासी जमातें हैं, वो अपने स्तर पर जो है लगातार जो है वो डट चुकी हैं। आपने इससे पहले देखा कि लगातार जो है भाजपा ने अपने बूथ स्तर पर कार्यक्रम किए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी अपने बूथ स्तर पर जो है वो अपने कार्यक्रम किए। तो बिल्कुल। इसी तरह से सियासी जमातें जो है वो जुड़ चुकी हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी सरगर्मियां जो है वो धीरे अनिल, धीरे इसमें तेज एक और होती नजर आ महत्वपूर्ण रही है। बात यह है कि ईवीएम से चुनाव होने वाले हैं और ईवीएम देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से ईवीएम पर भी सवाल खड़े होते हैं चुनाव की प्रक्रिया में। तो क्या आपको लगता है इस बार ये तैयारियां जो है ये संपूर्ण रूप से और अच्छे से होंगी ईवीएम को लेकर? देखिए, ईवीएम को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठाए गए हैं, मगर अब ये देखना होगा कि हालांकि किसी भी सियासी जमात की तरफ से ईवीएम को लेकर जो है प्रतिक्रिया जो है वो अभी तक सामने नजर नहीं आई है। मगर अब ये देखना होगा कि ईवीएम को लेकर अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो किस तरह से तमाम सियासी जमातों की तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं, किस तरह के, हालांकि कई सारे सवाल ईवीएम को लेकर भी कई बार जो है कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंस किया जाएगा, तारीख तय की जाएगी और किस तरह से कितने चरणों में ये चुनाव होंगे, किस तरह से प्रक्रिया रहेगी, इस पर लगातार हमारी निगाहें रहेंगी और इस समय पर जनता को भी अवगत जरूर करवाया जाएगा। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव जो है वो सितंबर में होने की संभावना है, इसका साफ जो है वो पता चल पाएगा। लेकिन उससे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई वार्ड जो है वो नहीं बढ़ाया गया है और ईवीएम से ही चुनाव होंगे। तो वहीं जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरनाहा नाले पर वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की कोशिशों पर लगातार पानी फिर रहा है। नाले पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नाले पर वैकल्पिक मार्ग बनाने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन बीती रात हुई बारिश ने इस परियोजना को भी तहस नहस कर दिया है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कठुआ की तस्वीरें हैं, यानी जो तरनाहा पुल क्षतिग्रस्त हुआ था उसके बाद वैकल्पिक मार्ग बनाने की एक प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन वहां पर भी सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। यानी कुल मिलाकर अभी कहीं ना कहीं जो मार्ग को लेकर स्थिति है, यानी जो बारिश बाढ़ लगातार आ रही है, उससे ये कार्य जो है लगातार ठप हो रहा है, इस कार्य में रुकावट हो रही है। कुछ समय पहले तरनाहा पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके बाद वैकल्पिक मार्ग यानी अल्टरनेटिव मार्ग बनाया गया था, जहां से यात्री या फिर जो टूरिस्ट हैं या जो आम लोग हैं वहां से चलते थे, लेकिन उन्हें एक बार फिर से दिक्कत यहां पर हो रही है। हमारे साथ इस वक्त रंजीव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रंजीव, जरा बताइए, आखिर जो तरनाहा पुल है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें काफी समय लगेगा वापस बनने में, लेकिन उसके बाद जो अल्टरनेटिव रोड्स हैं, सड़कें हैं, यानी जो वैकल्पिक मार्ग हैं, उन पर भी बाधा बन रही है। वजह क्या है, आखिर क्यों इसमें सफलता हाथ नहीं लग रही है? मैं आपको बताऊं कि ये जो तरनाहा नाले का पुल का धंसने के बाद से ही जो इस इलाके से गुजरने वाले जितने भी वाहन चालक हैं, जो यात्री हैं या लोग हैं, उनकी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस समय ये तरनाहा नाला 19 जुलाई को इसके जो पिलर बैठ गए थे, धस गए थे बाढ़ की वजह से, और जिसके बाद यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक ऐलान किया गया कि वैकल्पिक मार्ग तरनाहा के बीचों बीच से बनाया जाएगा और उसके वहां से ट्रैफिक को गुजारा जाएगा। लेकिन उसको बनाने के लिए जो तमाम कोशिशें जो है वो इस बरसात के मौसम में दरी रह गई, क्योंकि जब रोजाना ये काम करते हैं वहां पर पुलियां बनाते हैं, जहां फिर वहां पर जो भी काम कार्य करते हैं वो रात को बारिश आती है तो उसमें बह जाता है। आपने देखा तस्वीरों में किस तरह ये जो पुलियां जो है वो बाढ़ के चपेट में आकर बह रही हैं, और इसकी तीसरी कोशिश जो है वो भी तो रंजीव, क्यों कुछ ठोस स्तर पर कदम नहीं उठाया जा रहा है, सॉलिड यहाँ पर स्टेप नहीं उठाया जा रहा है जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो? देखो, हमने पहले दिन ही ये खबर चलाई थी कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला जे पुल था, लेकिन इसे इतने इंपॉर्टेंट पुल के धंसने के बाद से किसी की जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई, कोई जांच कमेटी इस पर नहीं बनाई गई। जिला प्रशासन से लेकर जितना भी
झूठी प्रशासन है वो सारा इस पर चुप्पी साधे हुए है। किसी की तरफ से भी अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो वो लोग वैकल्पिक मार्ग की बात करते हैं। जो यहाँ का प्रशासन है, यूटी का प्रशासन है, जहाँ जिले का प्रशासन है, उसने ट्रैफिक को बॉर्डर इलाके से डाइवर्ट कर दिया है, बस अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब कुछ दिनों बाद देखना कि बॉर्डर इलाके से भी खबरें आने शुरू हो जाएंगी कि वहां का रोड भी कहीं कहीं से धंस रहा है, क्योंकि खड्डे पड़ना वहां पर शुरू हो चुके हैं। नेशनल हाईवे की जितनी भी ट्रैफिक है उसका सारा उस इलाके से गुजर रही है। वो इतना बड़ा रोड नहीं है जो कि इतने बड़े ट्रैफिक का बाहर से आन सके। बिल्कुल तो रंजीव, जिसके मैं चलते ये भी यहाँ जानना पे चाहूंगा कि इस समय की स्थिति क्या है, वहां पर कैसे ट्रैफिक को चलाया जा रहा है? ट्रैफिक जो है वो जम्मू से आओ तो लोंडी मोड़ एक हमारा जगह है जहाँ तरनाह नाले से त्याला चक से कोई 6 किलोमीटर पहले, ठीक है, वहां से इसको दाएं तरफ मोड़ दिया जाता है बॉर्डर की तरफ। और वहां से शेरपुर से होकर चकड़ा का पुल करीब नदी नालों पर छोटे बड़े पुल तरनाह समेत कोई 4 पुल जो हैं वो उनको क्रॉस करके कोई 25 किलोमीटर का सफर तय करके चढ़वाल में आकर दोबारा वो ट्रैफिक फिर से नेशनल हाईवे नंबर 44 पर पहुंच जाती है। तो उस पर वहां से एक्स्ट्रा जो पड़ रहा है लोगों को कि जाम की स्थिति वहां बन जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए वाहन चलते हैं, तो जिसके चलते वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। पर तरनाह नाले में जो वैकल्पिक मार्ग है अभी कुछ दिन और इसके बनने के आसार नहीं दिखते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी के लिए, और नजर बनाए रखेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। जो जम्मू कश्मीर को जोड़ता है वो पुल जो है इस समय पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां पर किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए अथॉरिटीज तैयार नहीं है। वैकल्पिक मार्ग बनाए जा रहे हैं, उनमें भी प्रशासन को यहां पर सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांबा में मवेशी तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे डंडे की मुहिम में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 और नामी गिरामी मवेशी तस्करों को धर दबोचा है, जिनकी पहचान लियाकत अली और सिद्धू दोनों निवासी कठवा के रूप में की गई है, जिनके तार कश्मीर तक जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इन दोनों को घगवाल इलाके से गिरफ्तार कर पशु तस्करी में इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही सांबा पुलिस द्वारा पिछले 7 महीनों में पकड़े गए पशु तस्करों की संख्या लगभग 82 पहुंच गई है। तो पशु तस्करों पर एक और बड़ी सफलता यहां पर सांबा पुलिस को हाथ लगी है। सांबा में मवेशी तस्करों के खिलाफ जो पुलिस ने अभियान चलाया है, और कहीं ना कहीं इस मुहिम में एक और बड़ी सफलता यहां पर मिली है। पुलिस ने 2 और जो नामी गिरामी तस्कर हैं, पशु तस्कर हैं या मवेशी तस्कर हैं, उनको धर दबोचा है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और जिनकी पहचान भी सामने आई है। लियाकत अली और जो सिद्धू हैं, ये दोनों निवासी कठवा के हैं, कठवा के रहने वाले हैं, जिनके तार कश्मीर तक जुड़े हुए हैं। यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा गिरोह जो ये तस्करों का है, उसमें उसका एक अंश जो है ये भी सफलता जो हाथ लगी है पुलिस को। इनके तार भी कश्मीर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और पुलिस ने इन दोनों को घगवाल इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पशु तस्करों में इस्तेमाल लाए जाने वाले जो वाहन हैं उनको भी जब्त कर लिया है, अपने गिरफ्त में कर लिया है। और इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही सांबा पुलिस द्वारा पिछले 7 महीनों में पकड़े गए जो पशु तस्करों की संख्या है वो लगभग 82 पहुंच गई है, यानी 80 के ऊपर पहुंच गई है। और कुछ ही दिनों में अगर इसी तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा चलती रहेगी तो ये आंकड़ा जो है ये 100 तक भी पहुंच सकता है। यानी कुल मिलाकर पशु तस्करों की अब खैर नहीं, जो पशु तस्करी की जा रही है बॉर्डर इलाके में और सांबा के इलाके में देखा जाए तो वहां पर इस तरह के मामले कई बार देखने को मिलते हैं, चाहे वो पशु तस्कर जैसे मामले हो या फिर ड्रग्स तस्कर जैसे मामले हो। इस पर कहीं ना कहीं पुलिस हमेशा ही इस मुहिम में लगी हुई है और अब इसमें एक बड़ी सफलता भी पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पशु तस्कर जो हैं ये काफ़ी नामी गिरामी पशु तस्कर बताए जा रहे हैं, जिनके तार जो हैं वो सीधे सीधे कश्मीर से जुड़े हुए हैं। तो लगातार ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये सांबा की तस्वीरें हैं, घगवाल पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर 2 नामी गिरामी पशु तस्करों को धर दबोचा है। इसके साथ एक वाहन भी जो है वो बरामद किया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषि खजूरिया। ऋषि,
जरा बताइए, ये जो पुलिस की मुहिम है ये लगातार सफल हो रही है और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की मुहिम रहेगी तो आगे भी सफलताएं मिलती रहेंगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सांबा पुलिस इस समय क्राइम को खत्म करने की कोशिश कर रही है, फिर वो चाहे हम नशा तस्करों को लेकर बात कर लें, पशु तस्करों को लेकर बात कर लें, या तमाम अदर क्रिमिनल्स को लेकर बात कर लें, जिनकी लगातार पुलिस धरपकड़ कर रही है। और पशु तस्करी को लेकर किसी तरह का कोई भी जो है यहाँ पर रिस्क नहीं लिया जाएगा। यानी ये जो पशु तस्कर है, इनको रडार पर पुलिस को लेना है, इसी मोटिव के साथ पुलिस काम कर रही है। और दो जो कुख्यात पशु तस्कर है, ये पुलिस ने गिरफ्तार किए, जिनकी मैं सबसे पहले आपको पहचान करा दूं। लियाकत अली सन ऑफ अब्दुल्ला रजनफ करंडी कला, ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला है, और दूसरा है सिद्धू सन ऑफ राजू, ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला है। देखिए, जो इलाके में जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी इलीगल एक्टिविटीज हो चुकी हैं। यहाँ तक गाड़ियां भरकर जो पशु भी लाई जाती है, यहाँ से छोटी गाड़ियों में उनको लोड कर कश्मीर घाटी पहुंचाया जाता है। और इसी के साथ साथ इनके अलग अलग जो ठिकाने रहते हैं, आप ये हाइडआउट्स कह सकते हैं, यहाँ तक ये जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पहुंचकर करते हैं। लेकिन पुलिस जो लगातार, आप जैसे इंडिपेंडेंस को डे को लेकर नाका को सख्त किया गया है, तो तमाम गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। और उसी को लेकर घगवाल पुलिस टीम की बात करें तो घगवाल पुलिस टीम ने जो है इस पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया। इन दो पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, जो कि नोटोरियस ये कुख्यात स्मगलर्स है, और इनके ऊपर पुलिस ने जिस तरह से मामला दर्ज किया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। मोबाइल्स को जो है वो इनसे रेस्क्यू कर सेफर जगह पर पहुंचाया, पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस तरह के लोगों को, इस तरह के शरारती तत्वों को पकड़ना जो है ये काफी ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर सांबा पुलिस की मुहिम लगातार रंग लाती नजर आ रही है। ऋषि, इस पर कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि इस तरह के कृत्य, इस तरह के कार्य जो है वो दोबारा ना हो, ये पशु तस्करी जैसे मामले हो या ड्रग तस्कर जैसे मामले हो। देखिए, बिल्कुल लगातार पुलिस अपने एंड पर कोशिश कर रही है। और इसमें मैंने आपको पहले भी कई बार जिक्र किया कि अगर एसएसपी सांबा बिनाम दोषी की बात करें, जो एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि मुझे सांबा जिला से क्राइम खत्म करना है, क्रिमिनल्स को जो है वो धर दबोचना है, तो उसी रणनीति के तहत पुलिस जो वो काम कर रही है अपनी तमाम। इसमें हम देख रहे हैं कि विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो ये लगातार जो शरारती तत्व है, ये अपना मॉडस ऑपरेंडी बदलते हैं, ये अपनी पहचान छुपाते हैं, ये तमाम इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को करते हैं। लेकिन पुलिस ने इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस इस समय काम कर रही है, और रणनीति के तहत काम करते हुए इन तमाम शरारती तत्वों को धर दबोच रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी के लिए। और कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला जम्मू कश्मीर में बना हुआ है कि आखिर ये ड्रग तस्कर या फिर जो पशु तस्कर हैं, ये आखिर लगातार ये जो मामला है ये क्यों बढ़ रहा है और इस पर पुलिस किस तरह से अभी सख्ती बरत रही है। तस्करों को लेकर ये बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाया गया है, एक बहुत बड़ी सफलता भी पुलिस के हाथ लगी हुई है। आपको बताना चाहेंगे, लगातार सांबा में इस तरह के मामले सामने निकल कर आते हैं, लेकिन पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा हुआ है। अब खबर डोडा से है, जहां पर सरेआम ध्वज का जो है वो अपमान हो रहा है। आपको बता दें, इस वक्त खबर डोडा की है, जहां पर कहीं ना कहीं ध्वज को जो है वो अपमान हो रहा है। ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण विभाग का कार्यालय सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। कार्यालय में तैनात अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में स्थित सरकारी कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराना भले ही अनिवार्य है, लेकिन कुछ कार्यालयों में देश की शान, बान और शान का कितना सम्मान किया जा रहा है, इसका सबूत डोडा में देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो तिरंगा है जिसे फहराया जाता है, जो हमारी शान है, जो हमारे देश की शान है, लेकिन उस तिरंगे की हालत क्या है। आगे इंडिपेंडेंस डे भी है, स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाना है और कहीं ना कहीं पूरे देश में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कुछ दिन पहले से ही तिरंगा को फहराया जाता है, लेकिन यहां पर जो सरकारी कार्यालय है, यहां के तिरंगे की स्थिति क्या है, तिरंगे का अपमान किस तरह से हो रहा है, यह आप सीधे सीधे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तिरंगे की हालत क्या बनी हुई है, और यह कहीं और नहीं बल्कि सूचना एवं प्रसारण विभाग के कार्यालय की हालत बनी हुई है डोडा की। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम जुड़ गए हैं। वसीम, ये जो तिरंगे की दशा बनी हुई है, ये वाकई में बहुत बड़ा अपमान तिरंगे का हो रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से।
बिल्कुल शीतल, देखिए हमने पहले भी कुछ बरस पहले हमने दिखाया था डोडा बस स्टैंड के अंदर जो फाउंटेन है उसकी क्या हालत है, वहां पे भी इसी तरह के स्नानागार जो है लगाया गया था, उसकी किस तरह की कंडीशन है। अब आप देख लीजिए कि कल 4 से 5 बजे के करीब टाइम था और मैं इंफॉर्मेशन ऑफिस से गुजर रहा था। वहां पे जब मैंने देखा कि इस तरह की तस्वीरें, बड़ा दुख मुझे देखने को मिला और ये अफसोस हुआ मुझे कि एक सरकारी महकमे की इस तरह की हालात। अब मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन जी की नॉलेज में ये चीज नहीं होगी और उनके नॉलेज में हम लाना चाहते हैं कि नेशनल फ्लैग के किस तरह के हालात है और डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर इस तरह की तस्वीरें हमें अब देखने को मिल रही है। तो पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और मैंने पूरी कोशिश की थी कि इस ऑफिस के अंदर जाना, क्योंकि 4 बजे के बाद, मैंने बताया आपको पहले कि 4 बजे के बाद का टाइम था, मैं जरूर ऑफिस के अंदर जाता और नेशनल फ्लैग नया मंगाता और इसके ऊपर नेशनल फ्लैग लगाता, क्योंकि बड़ा दुख मुझे हो रहा है। और जब भी आप देखते हैं कि लेकिन वसीम ये चीजें दिखाना भी बेहद जरूरी है। वसीम, ये चीजें दिखाना भी बेहद जरूरी है कि आखिर एक सरकारी दफ्तर के ऊपर जिस तिरंगे को लहराना चाहिए था उसकी दशा क्या बनी हुई है। देखिए, पत्रकार का काम यही होता है, जहां पे अच्छा होगा अच्छा भी हम लोगों ने ही दिखाना है, जहां पे बुरा होगा वो भी हम लोगों ने दिखाना है, ताकि सरकार जागेगी। और मैंने कोशिश की थी कि जहां सरकारी महकमा है उस सरकारी महकमे के अंदर जाना और इस नेशनल फ्लैग को नीचे उतारना। और मैं उन लोगों को गुजारिश करूंगा, अगर उनके पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, और मैं अपनी जेब से जितने की भी वो नेशनल फ्लैग आएंगे और उन लोगों को देना चाहूंगा, वहां पे वो नेशनल फ्लैग लगाए जहां जहां पे भी इस तरह की कंप्लेंट्स हमें आ रही है। और खुद भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के नेशनल फ्लैग हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब भी हमारे देश के लिए कोई शख्स जान गवाता है, खासकर बेल्ट फोर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले नेशनल फ्लैग ही उस शख्स के ऊपर डाला जाता है। बिल्कुल। और बचपन से अभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि नेशनल फ्लैग का कद बहुत बड़ा है, मगर इन लोगों को मजाक लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह से पहले ही बताया गया कि हर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर नेशनल फ्लैग लगेगा, मुझे लगता है इन लोगों को मजाक लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर निकाला है उस ऑर्डर की ये लोग वायलेशन कर रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है, ये सूचना एवं प्रसारण विभाग है जो आपने बताया है, जो आपकी खबर के अनुसार है। और अगर सूचना एवं प्रसारण विभाग ही इस तरह से कार्य करेगी तो आखिर ये संदेश क्या जाता है? ये तो खुद संदेश देने वाला विभाग है। हायर अथॉरिटी जो उनके, अगर वो मॉनिटरिंग सही तरीके से इस महकमे पे रखती, इससे पूछताछ की जाती, मुझे लगता है कि इस तरह के हालात हमें देखने को नहीं मिलते। आप देखिए डीसी ऑफिस के अंदर किस तरह से नेशनल फ्लैग लहरा था, वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि जहां पे नेशनल फ्लैग की इस तरह की कंडीशन है, यानी कि वायलेशन वो लोग कर रहे हैं, उन पे कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अगर कार्रवाई पहले भी की गई थी, लगभग तीसरी चौथी बार में ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अगर उन लोगों पे पहले शिकंजा कसा गया होता, उन लोगों पे कार्रवाई की गई होती, तो ये तस्वीरें आज डोडा से आपको नहीं देखने को मिलती। मुझे लगता है इस खबर के बाद जो है यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी जागेगी और देखने की पूरी कोशिश करेगी कि क्यों इस तरह के तस्वीरें हमें सामने निकल के देखने को मिल रही है। बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरह के हालात बने हुए हैं। नेशनल फ्लैग टोटल फट चुका है और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वहां पे उसको लटकाया गया है। तो मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि इस तरह की तस्वीर डोडा शहर की है और जिला एडमिनिस्ट्रेशन तक जब ये बात पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि इसको चेंज किया जाएगा और उन लोगों पे भी कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, इस पर नजर बनाए रखेगा जिस तरह से आपने ये खबर यहां तक पहुंचाई और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिएगा, ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये डोडा का सूचना एवं जो प्रसारण विभाग है जिसका काम लोगों तक सूचना पहुंचाना है, जिसका संदेश एक बड़े स्तर पर जाता है। लेकिन ये जो तस्वीरें दिख रही हैं इसमें सीधे सीधे तौर पर ये जो फ्लैग है, ये जो झंडा है, हमारा तिरंगा है, उसकी हालत क्या बनी हुई है। अब हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस तिरंगे को यहां से रिप्लेस किया जाए और जो भी यहां पर कार्रवाई बनती है वो की जाए। बढ़ते आगे, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की भी जांच मामले को लेकर कश्मीरी पंडित विस्थापितों के संगठनों की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। सरकार के इस फैसले को लेकर पनुन कश्मीर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार पहले यह स्वीकार करे कि कश्मीर में नरसंहार हुआ है और नरसंहार को मद्देनजर रखकर ही इस हत्या की जांच करवाई जाए। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पनुन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू ने कहा कि जब सरकार नरसंहार के परिप्रेक्ष्य में जांच करवाएगी तो उसे जांच के मापदंड बदलने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस जांच को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हाल ही में जो सरकार की तरफ से निर्णय ले जाया चुका है कि भाई नीलकंठ गंजू की हत्या के बारे में सरकार एक इंक्वायरी कर रही है, उसके विभिन्न आयामों को जानने के लिए, उसी के संदर्भ में आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हमारा कहना है कि सरकार पहले इस बात को प्रमा फेशी माने कि वहाँ पे जो हत्याएं हुई हैं वो हत्याएं जीनोसाइडल हत्याएं हैं और जीनोसाइडल हत्याओं के लिए उनको एक इंक्वायरी कमेटी बनानी है।
और जब वो जीनोसाइड के परिप्रेक्ष्य में एक इंक्वायरी करेंगे तो उनको अपने मापदंड इंक्वायरी के चेंज करने पड़ेंगे। वो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो फॉर द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड के लिए जो हैं उसके हिसाब से उनको एक इंक्वायरी ट्राइब्यूनल्स बनाने पड़ेंगे। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में से जैसे हुई या जैसे टोक्यो ट्रायल्स हुई, जैसे बोस्निया में ट्रायल्स हुई, उसके आधार पे विक्टिम्स से टेस्टिमनीज लेनी चाहिए। ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं हो रहा है, ये एक बात मैंने कहनी थी। इससे दूसरी बात मुझे इसके साथ ये कहनी है कि चूंकि सरकार अभी भी एक पॉलिसी चला रही है जो डिनायल ऑफ जीनोसाइड को लेके है, उनकी पॉलिसी का बेसिक लक्षण डिनायल ऑफ जीनोसाइड है और डिनायल ऑफ जीनोसाइड बेसिकली जीनोसाइडल प्रक्रिया की ही एक पराकाष्ठा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।